फिलिस्तीन के अंदर अगर एक बच्चा भी जिंदा रह गया ना तो वो भी इजराइल का मातम पूरा पीटेगा, चाहे वो अकेला क्यों ना हो। फिलिस्तीनियों के 5 साल के बच्चे भी वहाँ पे कह रहे हैं मार गोली मार अपनी भाषा में बोल रहे हैं। जब एक 5 साल का बच्चा भी वहाँ पे अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है तो आप ये कैसे कह दोगे कि वो मुल्क किसी से हारेगा। इजराइल वाले तो भूखे नंगे आए थे, धोतियां भी नहीं पहन रखी थी, यहूदी जिस हालत में आए, चप्पलें उनके पैर में। तो जो बंदे शरण मांगने आए थे और आज उन्होंने ही फिलिस्तीनियों को शरणार्थी बना दिया है। अरे इजराइल वाले गाय खाते हैं, आज पूछो भक्तों से, समझ रहे हो बात? मूत पीते हैं, गाय खाते हैं, पता ना क्या क्या करते हैं, इनसे पूछो ना। खतने करवाते हैं, वो भी खतने करवाते हैं, वो भी आधे मुसलमान हैं, टोपियां लगाते हैं। पूछो ना इनसे तुम कौन से मुसलमानों के साथ खड़े हो, क्योंकि तुम्हारा पप्पा खड़ा हो गया उनके साथ, इसलिए तुम वहाँ खड़े हो रहे हो। तुमने सोचा भी नहीं। देश में विदेश में कहीं पे भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो तो भाजपा आपको वहाँ खड़ी दिखेगी उनके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर वोट बैंक जिंदा रहेगा। आप फिलिस्तीन के साथ हैं? आप? मैं सिर्फ हक की बात करता हूँ। आज हक ये है कि आपने उनकी जमीन पे कब्जा कर रखा है। ना तो मैं मुसलमानों के साथ हूँ, ना मैं हिंदुओं के साथ हूँ, ना मैं सरदारों के साथ हूँ, मैं सिर्फ सच के साथ। भाजपा वाले इजराइल का समर्थन करते हैं। तो जो आप कहते हो कि भैया गाय को जो काट के खाएगा और जो रोटी के साथ खाएगा और गाय को रोटी देने वाला भाई भाई नहीं हो सकता, तो आज इजराइल के साथ तुम कैसे खड़े हो गए? तुमने उनको तो बाप बना लिया। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है पीआरबी में। मेरे साथ अभी मौजूद हैं गिन्नी सानी जी। इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं ये इजराइल और फिलिस्तीन के जो अभी जंग जारी है इजराइल और फिलिस्तीन का, जिसमें भारत 2 गुटों में बंटता हुआ नज़र आ रहा है। एक जो है बीजेपी मोदी सरकार जो है उसने इजराइल का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया, कांग्रेस सच का समर्थन किया है। और आज सच ये है कि अगर आप किसी की ज़मीन पे कब्जा करके बैठ जाओगे तो हर आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। अगर एक बात बताइए, अपने हक की लड़ाई लड़ना गलत है तो हमारी आज़ादी की लड़ाई भी गलत थी। हम लोगों ने भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो आज अगर फिलिस्तीन वाले इजराइल वालों को भगाना चाह रहे हैं, आप सोचो जो बंदे शरण मांगने आए थे और आज उन्होंने ही फिलिस्तीनियों को शरणार्थी बना दिया है, तो ये तो अपने आप में बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। और उनके हक के लिए अगर कोई भी इंसान अगर हक की बात करेगा तो उनका खड़ा दिखेगा। लेकिन हमास को कह रहे हैं कि हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, उसने गलत किया है, उसने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। इसको आप किस तरीके से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमास आतंकवादी है तो फिलिस्तीन के लोग उसका साथ क्यों दे रहे हैं? जो बंदा आतंकवादी होगा तो वो तो अपने देश के लिए भी आतंक मचवाएगा, अपने देश के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। पर आज हमास के साथ वहाँ का बच्चा खड़ा हुआ है। और अगर आज की डेट में हमारे देश के अंदर क्रांतिकारी जो होते थे उनको भी आप टैग देते थे ये तो भैया पूरे के पूरे जो हैं आतंकवादी हैं, तो एक क्रांतिकारी रवैया होना तो वो तो नेचुरल सी बात है, हर आदमी में होता है। पर आज वो मुसलमान है तो टैग लगा दो आतंकवाद का। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज हमारे देश के अंदर एक मुसलमान कौम के द्वारा अगर अपने हक की आवाज़ भी उठाई जाएगी तो वो आतंकवादी बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज एक पड़ोस का आपके रहने वाला मुसलमान है, अगर वो भी कल को अपने दरवाजे के आगे कुछ गलत होता देखेगा और आवाज़ उठाएगा तो उसको बोलेंगे ये तो आतंकवादी है, इनकी तो कौम ही यही है। तो ये तो नैरेटिव सेट कर दिया गया है हमारे देश के लोगों के अंधभक्तों के दिमाग में। तो ये गोबर की जगह ये नैरेटिव सबसे पहले फिट है कि हर मुसलमान आतंकवादी है, हर सरदार खालिस्तानी है, आप समझो। और जो हिंदू है वो देश विरोधी है, अगर जो इनके अनुसार नहीं चल रहा। तो ये सोच को तो आप बदल नहीं सकते हो। आज आतंकवादी है या नहीं है ये मसला तो भैया फिलिस्तीन के लोग डिसाइड करेंगे। अगर हमास ने वहाँ के लोगों को दुख दिया है, वहाँ के लोगों को जिंदा मारा है, वहाँ के लोगों के साथ गलत किया है तो वो आतंकवादी हो सकता है। लेकिन अपने देश में जैसे कि आप जानेंगे कि प्रधानमंत्री अभी से जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे वो हमेशा फिलिस्तीनियों का साथ दिया है, और अभी ऐसा क्या है जो मजबूर हो गए हैं भाजपा वाले इजराइल का समर्थन करने? देखिए, आज इजराइल का समर्थन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 नज़दीक है। इनको पता है हमारे अन्य भक्तों को खुश कैसे करना है। आप समझो, जो लोग मणिपुर नहीं पहुंच सके वो इजराइल पहुंच गए, आप समझो। तो ये पूरा का पूरा क्या है तरीका? ये पूरा तरीका सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। इनको मुद्दा मिल गया, मतलब देश में विदेश में कहीं पर भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो तो भाजपा आपको वहाँ खड़ी दिखेगी उनके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर वोट बैंक जिंदा रहेगा। आज अन्य भक्तों के पास तो लॉटरी लग गई, समझ रहे हो। मोदी सरकार को ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। मोदी सरकार तो रोज डेली जा करके ये हाथ जोड़ती होगी ये मुद्दा लंबा खींचे। अगर ये मुद्दा लंबा खींचेगा तो उनका वोट नज़दीक आएगा। हम समझ रहे हो बात? तो 2024 की तैयारी है और शेरा कुछ नहीं है। अन्य भक्तों को क्ल्यू दे दिया कि ये मुसलमान है, इनके खिलाफ नफरत उगलो, तो बाकी आईटी सेल इनका काम कर रहा है। लेकिन आईटी सेल की बात अगर आपने की है तो अभी विदेश मंत्रालय से एक ट्वीट आया है। ट्वीट पे आया है कि हम फिलिस्तीनियों के समर्थन में। तो ये ऐसा दो नाव पे पैर रखने वाला क्यों हो गया? क्योंकि एक तरफ मोदी जी के, क्योंकि इनको एहसास कराया हम जैसों नहीं कि भारत एक गुट निरपेक्षता की नीति को मानने वाला देश है, एक नॉन अलायंस की पॉलिसी को मानने वाला देश है। तो आज गुट निरपेक्षता की नीति ये कहती है हम किसी के झगड़ों में फड्डों में टांग नहीं अड़ाएंगे। गुट निरपेक्षता की नीति कहती है कि भारत सबके साथ समाधान के लिए खड़ा है, पर भारत किसी के साथ भी किसी के दंगों में हाथ देने के लिए नहीं पड़ा हुआ। तो आज ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी पता दी, ये बात तो नेहरू जी के समय से गुट निरपेक्षता की नीति अप्लाई होती आ रही है हमारे देश के अंदर। जिन लोगों को ये नहीं पता गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, जिन लोगों को हिस्ट्री नहीं पता, पॉलिटिकल साइंस की जानकारी नहीं है, और आज वो नेता बन के बैठे, सोचो ना अंधे के हाथ बटेर लगेगा तो क्या हाल होगा। तो आज हमारे देश के नेता जब पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता, स्कूलों में पढ़े होता गुट निरपेक्षता की नीति क्या कहती है। गवार है ये, समझ रहे हो।
रहे हो बात है, इनको गाय गोबर भैंस के अलावा कुछ सूझता नहीं है। ऐसे लोगों से आप उम्मीद करोगे ये हिंदू मुसलमान के दंगे, फिलिस्तीन और इजराइल के दंगे तो बाद में निपटेंगे, हमारे देश में दंगे करवा देंगे। फिर आपको भी लगता है जेल जाने का मन है? एक अन अकेडमी के टीचर ने बोला था पढ़े लिखे नेता को वोट दो, तो वो उनका जो है वहाँ से उनकी इस्तीफा तैयार हो गई, और आप भी इस तरीके की बातें कर रहे तो मैं भी टीचर ही हूँ जी, मैं गलत क्या कह रहा हूँ? आज गुड निरपेक्षता की नीति हमें पढ़ाई जाती है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें गलत क्या है? गुड निरपेक्षता की नीति क्या कहती है? गुड निरपेक्षता की नीति कहती है हम किसी भी देश के अंदर अगर विदेशों में दंगे होंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है उनके साथ समर्थन के लिए खड़े हो सकते हैं, उनके समाधान के लिए खड़े हो सकते हैं। तो इस सरकार को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि समर्थन और समाधान में फ़र्क होता है। अगर इजराइल वालों ने इनसे समाधान मांगा होता तो ये कूदते, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हें बुलाया नहीं, कुछ नहीं, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ। अरे उन्होंने बोला आओ हमारे साथ दरवाजा बजा करके। इजराइल जो भारत को हथियार देता है, क्या वो सक्षम नहीं है फिलिस्तीन छोटे से एरिया को लड़ने के लिए? आप बताओ। लेकिन आप ऐसी बात कर रहे हैं कि ये सक्षम नहीं है, लेकिन यहाँ के कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हम इजराइल के समर्थन में लड़ेंगे। देखिए ये तो ये कहने की बातें हैं। राखी सावंत भी कूद पड़ी है मैदान। तो मैं तो कह रहा हूँ इन सबको फिर एक बस तैयार करो और भेजो, इजराइल भेजो, चड्डीधारियों को भेजो, हाथ में लठे लेकर के जाएंगे। चड्डीधारी आपको पता होगा कौन है, समझ रहे हो? बाजी भाजपा के जो एजेंट है सब चड्डीधारी है, इनको जाना चाहिए वहाँ पे बंदूक की जगह हाथ में लठ लेकर के। इन्होंने भारत में गोल गोल लठ घुमाए हैं। आज़ादी के वक्त भी इनकी अच्छी प्रैक्टिस थी, पर उस समय अंग्रेजों के लिए घुमाते थे, और आज यही वाली बात है, आज ये इजराइल के लिए घुमाएंगे। हमें कोई दो राय नहीं है इस चीज़ में कि ये अगर वहाँ पर जाते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हो बात, तो जो ये लठ लेकर के जाएंगे उसी लठ में टंगे पाएंगे। तो इनको भेजना चाहिए। हम तो खुद चाहते हैं इनकी तस्वीर भारत के सामने आनी चाहिए, कितने बड़े योद्धा हैं ये। हम तो खुद चाहते हैं इनको भेजा जाए, पहली फुर्सत से निकाला जाए इनको। आप फिलिस्तीन के साथ हैं, आप फिलिस्तीन के लिए लड़ेंगे? ना, मैं फिलिस्तीन के साथ नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। मैं सिर्फ हक की बात करता हूँ। आज हक ये है कि आपने उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। ना तो मैं मुसलमानों के साथ हूँ, ना मैं हिंदुओं के साथ हूँ, ना मैं सरदारों के साथ हूँ, मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। मैं एक भारतीय हूँ, और एक भारतीय होने के नाते सच ये है कि फिलिस्तीनियों से उन्होंने ज़मीन मांगी थी इजराइल वालों ने, भूखे नंगे हालातों में, और तुम्हें शरण दी उन लोगों ने, और आज तुम उनका फ़ायदा उठा रहे हो। तो ये बात को सोचो, उनके बच्चों को मार रहे हो, चाहे वो तुम्हारे बच्चों को मारे या तुम उनके बच्चों को मारो। मर तो इंसानियत रही है, भले कोई भी जीते, मैं कहता हूँ, पर इंसानियत हर रोज हार रही है। तो आज सबसे बड़ी बात है कि गिन्नी सानी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के साथ है। सच्चाई ये है कि आज वहाँ पे जो कब्जा है वो इजराइलियों का है। इजराइलियों को बड़े प्यार से वहाँ से जगह खाली करनी चाहिए और फिलिस्तीन को उनका आज़ाद मुल्क देना चाहिए। लेकिन वो जो मस्जिद अक्सा की बात की जाए तो वो लोग कह रहे हैं ये हमारा है, वो यहूदी कह रहे हैं वो हमारा है, तो इसका क्या? इसका यूएनओ में मुद्दा जाएगा जी। यूएनओ किस लिए बनी है? इन गवारों को फिर पढ़ाओ। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक विश्व की पंचायत है। ये पंचायत में फेंको मुद्दा। किसने मना किया? वो पंचायत में जब तक फैसला रहेगा ना, तुम उनकी एक सीमा लांग बांध दी जाए कि तुम इस सीमा से इधर नहीं, तुम उस सीमा से उधर नहीं, और यूएनओ फिर मुद्दे को सॉल्व करेगा। हमारा कश्मीर का मुद्दा भी तो यूएनओ में पड़ा हुआ है, वरना अब तक तो हम भी हलक में हाथ दे के पीओके ले लेते। आप समझे इस बात को? पर हमारा मुद्दा भी यूएनओ में पड़ा हुआ, हम कुछ नहीं कर पाते। तो आज यूएनओ में मुद्दा डालो, यूएनओ उसमें देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना। कह रहे हैं कि आज जो है फिलिस्तीन के साथ है, कल पाकिस्तान के साथ होंगे। देखिए मैं तो सच के साथ हूँ जी। पाकिस्तान के साथ क्यों होंगे हम? उस पाकिस्तान के साथ हम क्यों होंगे जो पाकिस्तानी सेना आए दिन हमारे जवानों को शहीद करती है? कल भी 19 साल के एक अग्निवीर को, अमृतपाल सिंह को उन्होंने मार दिया, और उसके बाद सरकार और मीडिया दिखा रही है कि उठा के भैया देखो इसने तो अपने आप को सुसाइड कर लिया। अरे जो बंदा सुसाइड करेगा अपने कमरे में बैठ के करेगा या बॉर्डर पे ऑन ड्यूटी गोली मारेगा? जब मुद्दा हाईलाइट हो गया, सरकार की खिल्ली उड़ने लग गई, तुमने उसको सम्मान तक नहीं दिया। जो राजकीय सम्मान होता है उस बंदे की जो संस्कार की रहता है, उसके लिए गोलियां चल के स्वागत होता है, वो कोई सम्मान नहीं दिया। तुमने एक प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर 2 मिलिट्री के बंदों के उसके घर में डेड बॉडी भिजवा दी। ये है अग्निवीर योजना। इससे तुमने भर्ती करवाया था 4 साल में बच्चों को मारा जाए, पीटा जाए, और आज आप कहते हो कि उसके बाद उन्होंने गोली मार ली। यानी कि आज सरकार के इन्फ्लुएंस में मीडिया हो या मिलिट्री के बड़े अफसर हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए कौन कौन है। कल तक जो मीडिया दिखा रही थी कि जम्मू कश्मीर की गोली से वो मर गया, आज वो मीडिया दिखा रही है कि भैया देखो देखो उसने गोली मार ली। मतलब एक फौजी अपने आप में कितना सक्षम होता है, मजबूत होता है। वो 19 साल का बच्चा अपने आप को गोली मार लेगा, ऐसी कौन सी उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी? तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकने का काम हो रहा है। आप समझ रहे हो? और उन अंधभक्तों से हमारा सवाल है, 19 साल के सिख भाई बच्चे शहादत दे रहे हैं, और आप तो कल तक कह रहे थे कि सारे सरदारी खालिस्तानी हैं। ये तो उनके मुंह पे चपेट होनी चाहिए कि अंधभक्तों को, तुम्हारे में से कोई गुजरात से निकल गए चड्डी पहन करके वहाँ पे शहादत देने के लिए पूरा पंजाब और हरियाणा शहादत देता है, तब हमारे देश के घर में बच्चे सो पाते हैं। पर आप तो मिनट में लगा लेते हो ये तो आतंकवादी हैं, ये फलाने, ये तो ढिमकाने हैं। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। आपने एक खबर देखी होगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र छात्राएं थे, फिलिस्तीनियों के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको जेल में डाला गया है। देखिए मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट आप क्यों कर रहे हो? मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ, प्रोटेस्ट तो हमारे मणिपुर के लिए करना चाहिए था। आज एक छोटी सी बात को समझो, आप अपना मुस्लिम प्रेम मत जगाओ। ये मुस्लिम प्रेम जगाना था कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। नहीं, तुम सच की बात करो, तुम हक की बात करो
कि हक है उन लोगों को। आप ये मोमबत्तियां जला करके प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट तो किसान आंदोलन में 2 साल तक चला, क्या हो गया? 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। आ बैल मुझे मार, यानी कि तुम तो भारत के मुसलमानों के लिए भी नफरत के बीज बो रहे हो। हमें क्या जरूरत है फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने की? तुम अपनी आवाज़ बुलंद करो कि भैया वो अपना हक मांग रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं। आप वो बात करो ना, आप उनके समर्थन में मोमबत्तियां लेके निकल जाओ, आप बैनर लेके निकल जाओ। सारे मुसलमानों के लिए वो जगह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है, इबादत की जगह है। जब भी सारी मुस्लिम कंट्री उनके साथ खड़ी हैं, ईरान हो, इराक हो, जितनी भी मुस्लिम नेशन है वो सब साथ खड़े मिलेंगे आपको। लेकिन नहीं, यूएई जैसी जो कंट्री है वो भी इजराइल के समर्थन में। देखिए, आज अपने राजनीतिक संबंध भी होते हैं कुछ। कई बार एक इंसान को अपने घर के अंदर ही अपने लोग पसंद नहीं आते तो उसका तो कोई तरीका नहीं है। तो आज अगर कोई इंसान अपनी इबादत को छोड़ करके आज अपने राजनीतिक संबंधों को ऊपर रखेगा तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो ये नफरत बोली गई है हिंदू मुसलमान की, ये अंधभक्तों का जो हाल हो चुका है, इससे हमारा देश कभी भी छूट नहीं सकता। आज हमारे देश में अगर ये लगातार आग लगती रही तो ये देखा जाएगा ये मुसलमान होकर भी उसके साथ नहीं है, ये हिंदू होकर उसके साथ क्यों है, ये सरदार होकर उसके साथ क्यों है। अपने अपने ज़मीर की बात है जी। अगर यूएई का ज़मीर मर गया तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा ज़मीर जिंदा है और वो एक ही बात कहता है कि फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा है, वो छूटना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोले जो इजराइल के समर्थन में, वो लोग कह रहे हैं कि जो इजराइल नहीं था तब तक इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इन लोगों के पास सही से पढ़ने के लिए कुछ नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, चीज़ें नहीं बनती थी। लेकिन जब से इजराइल इनके साथ आया है, जब से इजराइल बना है, तब से ये लोग टेक्नोलॉजी में आगे आए हैं। देखिए, वक्त बीतता है जी, सब कुछ सीखते हैं। आज ऐसे तो हमारा देश आज़ाद होता, हमारे पास भी सुई नहीं थी बनाने को। हमने आज इतने बड़े बड़े जहाज बना के बेच दिए। आज माइक्रोसॉफ्ट के मामले में आप समझो, अमेरिका को हम सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं। आपको पता है, एक्सपोर्ट के मामले में विश्व में सबसे नंबर 1 सॉफ्टवेयर अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो वो एक्सपोर्टर भारत है। अमेरिका जैसी कंट्री को हम लोग सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं। तो हमारे को तो पेन पकड़ना भी नहीं आता था और आज हम सॉफ्टवेयर उनको अमेरिका वालों को दे रहे हैं। तो आप ये कैसे कह दोगे? पढ़े लिखे नहीं है जी, ये गवार लोग हैं, इनसे आप कुछ बहस नहीं कर सकते। आज अगर बात करो फिलिस्तीन की बात कर रहे हो, इजराइल की बात करो, वक्त बीता भाई। 70 साल हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं। 50 साल में लोगों का दिमाग डेवलप होता है, बहुत चीजें बनती हैं। इजराइल वाले तो भूखे नंगे आए थे, धोतियां भी नहीं पहन रखी थी, यहूदी जिस हालत में आए, चप्पलें उनके पैर में नहीं थी। वो क्या बनाना सीखेंगे या वो क्या किसी को सिखाएंगे? ये तो वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी अगर बढ़ती है तो हर आदमी देख देख के सीखता है। आज तो यूट्यूब से घर में बैठ करके आप पता नहीं क्या क्या बना दोगे। आप बताओ। सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया है इजराइल को। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, इजराइल को आप समर्थन में कह रहे हो, इजराइल पावरफुल है, हम मना तो कर ही नहीं रहे इस चीज़ को, पर हौसलों से ज़्यादा कोई किसी के पावरफुल नहीं होता। अगर आज फिलिस्तीनियों के 5 साल के बच्चे भी वहाँ पे कह रहे हैं मार गोली मार गोली मार, अपनी भाषा में बोल रहे हैं, जब एक 5 साल का बच्चा भी वहाँ पे अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है, तो आप ये कैसे कह दोगे कि वो मुल्क किसी से हारेगा? जिस मुल्क के अंदर बच्चों के अंदर क्रांति की भावना जागृत हो जाए ना, आप उस मुल्क को, समझो इस बात को, सैनिक तौर पर हरा सकते हो पर हौसलों की उड़ान के हिसाब से कभी नहीं हरा सकते। फिलिस्तीन के अंदर अगर एक बच्चा भी जिंदा रह गया ना तो वो भी इजराइल का मातम पूरा पीटेगा, चाहे वो अकेला क्यों ना हो। तो ये आप छोड़ दो इस बात को कि जंग हारे या कोई जीते। हमास ने गलत किया या सही किया? हमास ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो हमास से पूछो। हमें इतना पता है, कब्जा खाली हो जाएगा तो ये चीज़ें होंगी नहीं, बस। आखिरी सवाल, ये जो चीज़ें चल रही हैं देश दुनिया भर में, इससे 2024 के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? भैया, चुनाव की तो तैयारी है हमारे देश में, और है क्या, हमारे देश में तो फ्री फंड का मुद्दा मिल गया, समझ, वो भी मुसलमानों के खिलाफ। आज ये देश को बांटने के लिए 2 मिनट में देश बट गया। अब ये फटाफट मीडिया में खबर चली, कांग्रेस वाले देखो मुसलमानों के साथ हैं और ये तो भैया वो इजराइल वाले जो हैं, अरे इजराइल वाले गाय खाते हैं। आज पूछो भक्तों से, समझ रहे हो बात, मूत पीते हैं, गाय खाते हैं, पता ना क्या क्या करते हैं, इनसे पूछो ना। खतने करवाते हैं, वो भी खतने करवाते हैं, वो भी आधे मुसलमान हैं, टोपियां लगाते हैं। पूछो ना इनसे, तुम कौन से मुसलमानों के साथ खड़े हो, क्योंकि तुम्हारा पप्पा खड़ा हो गया उनके साथ, इसलिए तुम वहाँ खड़े हो रहे हो। तुमने सोचा भी नहीं, तुमने कह दिया हमारा पप्पा खड़ा है तो हम भी पीछे पीछे जाएंगे। तो पप्पा हम किसको कह रहे हैं? आपको पता किसको कह रहे हैं? तो ये आप अपने मन से पूछो, जिनको पता लग जाएगा, जो सुनने वाले होंगे अपना समझ जाएंगे किसको पप्पा कह रहे हैं। आप जिसको कह रहे हैं ये गलत, मैं कह रहा हूँ पप्पा जिनको हम कह रहे हैं वो तो अपने आप समझ जाएंगे हमारे किन के पप्पा की बात कर दी गई। समझ, बस सांप की पूंछ पे पैर रख दो तो वो बिलबिलाता है, तो अभी अंधभक्तों को अपने आप पता लग जाएगा ये सांप की पूंछ पे पैर रखी है। अभी अपने आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे पप्पा कौन है। कुल मिला के लोगों को ये नहीं पता है कि इजराइल वाले भी जो है मुसलमान ही है, लेकिन इजराइल कह के वो अलग कौम यहूदी। बस वो यहूदी हैं जी, वो भी खतने करवाते हैं। मेरी बात समझो, ये अंधभक्तों ने कभी धोती उठा के देखा नहीं तो वो इनकी गलती, हम क्या कर सकते हैं इस बात को। हमारे हमने तो उनको नंगे हालातों में फोटो में देख के दादा लगा ले रहे ये खतने वाले हैं। तो आज की डेट में जब यहूदी वहाँ पे शरणार्थी बनकर आए थे तभी पूरे विश्व के अंदर एक फोटो वायरल हुई थी, खतने वाले हैं जी, ये खतने वाले, टोपी वाले, गाय ये खाते हैं। तो जो आप कहते हो कि भैया गाय को जो काट के खाएगा और जो रोटी के साथ खाएगा और गाय को रोटी देने वाला भाई भाई नहीं हो सकता, तो आज इजराइल के साथ तुम कैसे खड़े हो गए? तुमने उनको तो बाप बना लिया। तो ये सोचने की बात है, हमारे देश के अंदर जो ये माहौल बन रहा है, हम इस नफरत के खिलाफ हैं। हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए फिलिस्तीन और इजराइल में क्या चल रहा है, हमें मतलब होना चाहिए हमारे मणिपुर से, हमें मतलब होना चाहिए हमारे अपने बॉर्डरों से। अभी गिन्नी सैनी जी ने जो भी कुछ कहा बेबाकी से अपनी बात रखी, आप लोग कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।